इस पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले हमको समझना होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। 40% जमीन थर्ड स्टेट के पास है, पॉपुलेशन में थर्ड स्टेट ज्यादा है, 90% है। ठीक है, इन्होंने बोला कि नेशनलिज्म तब तक नहीं आएगा जब तक आप चीजों को रीजनल डायलेक्ट में नहीं लिखोगे। इनका जो मिनिस्टर था जिसने इटली को एक देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका नाम कावर था, ये खुद फ्रेंच बोलता था। Hello students, welcome to this mind map initiative of PW in which we are going to discuss rise of nationalism in Europe in today's class। आज की क्लास में हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात करने वाले हैं और उन बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है जो क्लास 10th के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते दिमाग में एकदम चीजें उलझ चुकी हैं, खिचड़ी बन चुकी है। तो उस खिचड़ी को समेटने का समय आ चुका है इस क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म। उसको पूरा समेटेंगे, एक जगह लेकर के आएंगे और ये सब हम करेंगे बहुत ही रैपिडली। और ध्यान रहे, कॉन्सेप्ट की उंगली नहीं छोड़नी है, कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर के चलना है। जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे, है ना। तो जल्दी से माइंड मैप के फॉर्मेट में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। चलो, उससे पहले समझ लो इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई ये पढ़ेंगे। उसके बाद में फ्रेंच, अब देखो हम सबको पता है कि नेशनलिज्म के जो धागे हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकले हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किस प्रकार से ये नेशनलिज्म के धागे निकले, आइडिया नेशनलिज्म का कैसे निकला, ये समझेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि यूरोप में जगह जगह रिवॉल्यूशन आए और इन रिवॉल्यूशन से वहां पर नेशनलिज्म आया, ऐसा कैसे हुआ। फिर हम पढ़ेंगे कि भैया रोमांटिसिज्म क्या है और किस प्रकार से रोमांटिसिज्म ने नेशनलिज्म को शेप दिया। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे इवेंट हुए यूरोप के अंदर, है ना, जैसे हंगर, हार्डशिप, कुछ ऐसी चीजें रही जिसकी वजह से जगह जगह रिवॉल्ट हुए। और फाइनली हम देखते हैं कि किस प्रकार से दो तरीके के रिवॉल्यूशन साथ चलेंगे। एक बार जो लिबरल्स होंगे वो नेशनलिज्म की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी बार हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव्स जो होंगे वो नेशनलिज्म की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। और फाइनली नेशनलिज्म तक की बात कई देशों में पहुंचेगी, है ना, कई देश नेशन स्टेट बनेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई नेशन का आइडिया क्या है, उसको विजुअलाइज किस तरीके से किया जाता है। और ये करते करते हम चैप्टर की समाप्ति करेंगे, बाल्कन सिचुएशन के बारे में भी समझेंगे। और ये सब होगा सिर्फ एक क्लास में, अगले कुछ मिनटों में, है ना। तो एकदम धागे एकदम बांध लीजिए, पुल योर सॉक्स, और क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले समझना होगा हमको, इस पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले हमको समझना होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि इसके धागे कहां जुड़ रहे हैं जाकर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझना चाहें तो हम पाते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली दो चीजों की लड़ाई था। किन दो चीजों की लड़ाई था, एक तो प्रिविलेजेस, ठीक है, एक तो थे प्रिविलेजेस और दूसरी थी ऑटोक्रेटिक पावर। इन दोनों चीजों को खत्म करने की लड़ाई था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग बस इसको रिवाइज करने वाले हैं, तो उसी तरीके से देखना, ठीक। 9th क्लास में तुमने पढ़ा है। हुआ क्या था कि 1774 में बर्बन डायनेस्टी का राजा जिसका नाम था लुई 16 वो सत्ता पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, और उस समय उसकी उम्र मात्र 20 साल होती है। जब वो सिंहासन पर बैठता है, फ्रांस का खजाना एकदम खाली हो चुका होता है, एक पैसा नहीं खजाने में। और उसके बाद उसकी बीवी के खर्चे, नई नई शादी हुई थी, बीवी के एकदम अनाप शनाप खर्चे, है ना, रॉयल पैलेस में रहने वाले और लोगों के खर्चे, लगातार युद्धों में झोंका गया फ्रांस, और इस तरीके से उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। उस कर्जे को चुकाने के लिए उनको चाहिए पैसा, और पैसा कहां से आएगा, जनता पर टैक्स लाद कर, जनता पर अनाप शनाप टैक्स लाद दिया जाता है। उस समय फ्रांस की सोसाइटी 3 भागों में विभक्त होती है, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते हैं क्लर्जी यानी चर्च के लोग, सेकंड स्टेट में आते हैं नोबिलिटी यानी राजा और उससे जुड़े ऑफिशियल्स, उसके रिश्तेदार, और थर्ड स्टेट में आती है आम जनता जो कि गरीब होती है। पहली 2 स्टेट जो फ्रांस की 60% प्रॉपर्टी है उन पर कब्जा करके बैठी हुई है, 60% जमीनों पर कब्जा करके बैठी हैं। 40% जमीन थर्ड स्टेट के पास है। पॉपुलेशन में थर्ड स्टेट ज्यादा है, 90% है ना, लेकिन जमीनें इनके पास सिर्फ 40% है। जमीन नहीं है इसका मतलब वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो टैक्स कहां से भरेंगे। और मजे की बात तो यह है कि पहली 2 स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, चर्च को, क्लर्जी को, नोबिलिटी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्स भरेगा कौन, थर्ड स्टेट भरेगी। बात समझ में आ रही है। तो पैसा फ्रांस की सरकार किससे वसूलने वाली थी, थर्ड स्टेट से वसूलने वाली थी। अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि थर्ड स्टेट के पास खाने को नहीं होता है, फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस आता है ना, वहां पर फसल खराब हो जाती है, लोगों के पास खाने को नहीं होता, खाना महंगा हो जाता है। तो लोग क्या कर देते हैं, राजा के खिलाफ रिवॉल्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ राजा क्या करता है, अब लोग राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, और इधर राजा क्या कर रहा है, राजा टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। टैक्स बढ़ाने के लिए वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है, स्टेट जनरल की मीटिंग जहां पर तीनों स्टेट आकर के मिलती हैं
और टैक्स बढ़ाने की बात होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर तीसरी स्टेट के लोग राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, कहते हैं नहीं भैया हम आपको आपके टैक्स बढ़ाने में साथ नहीं देना है, ठीक। और ये लोग मांग करते हैं इक्वल वोट की, किसकी, इक्वल वोटिंग राइट की। टैक्स बढ़ाने के लिए हम सबको इक्वल वोटिंग राइट दो, है ना। जो कानून तुम बना रहे हो उसमें सबके वोट का मतलब एक होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए। और यह कह करके थर्ड स्टेट वहां से वॉकआउट कर जाती है और पहुंचती है टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट में वो लोग लेते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ, और वहां पर वो तय करते हैं कि अब इस राजा को सबक सिखाना है। राजा को सबक कैसे सिखाओगे, इसके लिए हम फ्रांस में एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे, ये थर्ड स्टेट के लोग कहते हैं, जहां पर सब लोग बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई क्लर्जी क्लास में पैदा हो गया, नोबेल्टी क्लास में पैदा हो गया तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी सबसे पहले तो हम इक्वलिटी लाएंगे, ठीक है। दूसरा, लिबर्टी लाएंगे, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि कोई राजा के खिलाफ विरोध करता है तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया है। लिबर्टी लाएंगे, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी लाएंगे, और यह सब हम करेंगे वोटिंग राइट से, है ना। यानी जो लोग चुने जाएंगे, जो सरकार ये सारे नियम बनाएगी, वो वोट करके चुनी जाएगी। और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली, ठीक। तो अब इन लोगों ने तय किया कि हम ही हैं आज के बाद नेशनल असेंबली और हम ही बनाएंगे संविधान, ठीक है। अच्छा, अब ये जो व्यवस्था रहेगी, इस व्यवस्था में सबसे, अब ये लोग क्या बनाएंगे, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में सबसे ऊपर होगा। तो सबसे ऊपर होगा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होगा किंग, ठीक, और किंग के नीचे होगी नेशनल असेंबली, ठीक है। किंग के नीचे होगी नेशनल असेंबली। क्या यह बात किंग को पसंद आने वाली थी? बिल्कुल नहीं। वो कैसे सोच सकता था कि उसके ऊपर कुछ और हो, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन हो। इसलिए किंग इस नेशनल असेंबली का विरोध कर देता है, लेकिन फाइनली उसको मानना पड़ता है जनता की बात। क्यों? क्योंकि जनता विद्रोह के मोड में आ चुकी थी, बास्टील की जेल गिरा चुकी थी, और राजा को यह बात माननी पड़ी। और इसके साथ ही फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की, यानी ऐसा देश जहां पर मोनार्क के ऊपर यानी राजा के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बैठा है, ठीक है। कुछ समय बाद इसी चीज को क्या नाम दिया गया, इसके बाद में एक के बाद एक चेंजेस हुए, ठीक। तो क्या यहां पर, अब देखो ये लड़ाई किस चीज की थी, ये लड़ाई दो चीजों की थी। एक तो राजा की ऑटोक्रेटिक पावर को खत्म करने की, कि राजा जो भी डिसीजन मनमाने तरीके से लेता है ना, किसी को भी जेल में डाल दिया, किसी को भी मौत की सजा दे दी, उसकी ये शक्तियां खत्म की जाए, ठीक। और दूसरा, जो एक स्पेशल क्लास है, क्लर्जी, नोबेल्टी, जो टैक्स नहीं दे रही है, उसके बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस को खत्म किया जाए, जो उनको पैदाइशी अधिकार मिले हैं उनको खत्म किया जाए। क्या ये अधिकार यहां पर खत्म हो चुके थे? नहीं, फ्रांस में ये अधिकार अभी भी नहीं खत्म हुए थे। क्यों? क्योंकि जो नई नेशनल असेंबली की सरकार बनी थी, उसमें जो वोटिंग का अधिकार था ना, वो एक वर्ग को नहीं मिला था, ठीक। वो सिर्फ अमीर टैक्स पेयर्स को मिला था, औरतों को नहीं मिला था, गरीब पुरुषों को नहीं मिला था। यानी कि अभी भी बराबरी आई नहीं थी, प्रिविलेजेस अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे, ठीक है। नेशनल असेंबली की सरकार के बाद वहां पर आती है कन्वेंशन की सरकार, ठीक। कन्वेंशन की सरकार मतलब वो गरीब लोग जिनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं मिला था, ठीक, वो उन्होंने जैकोबिन क्लब ज्वाइन कर लिया, और जैकोबिन क्लब फिर से ताकत को अपने हाथ में लेता है विद्रोह करके, ठीक है। और इस जैकोबिन क्लब का हेड कौन होता है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर होता है, ठीक। ये भी क्या इसके समय में सबको बराबरी मिल जाती है? हाँ, हमने देखा कि अब वोटिंग करने के राइट सारे पुरुषों को मिल गए, लेकिन ध्यान रहे अभी भी महिलाओं को नहीं मिले। तो क्या प्रिविलेजेस पूरी तरीके से खत्म हुए? नहीं खत्म हुए। विशेष अधिकार खत्म हुए? नहीं। वोटिंग राइट सबको मिलने चाहिए ना, इसका मतलब इक्वालिटी आनी चाहिए, ठीक। पर राजा की ऑटोक्रेटिक पावर खत्म हो गई। ये और खतरनाक था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो नया व्यक्ति आया था, ये तो अपने खिलाफ बिल्कुल विद्रोह नहीं सुनता था, किसी को भी मौत की सजा दे देता था, गिलेटिन कर देता था, अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ता था। फ्रांस के सारे चर्चों को इसने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में तब्दील कर दिया, यानी कि ऑटोक्रेटिक पावर तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। बात समझ में आ रही है? तो फ्रेंड्स, फिर इसके बाद में हम देखते हैं नेपोलियन आएगा, ठीक नहीं, इसके बाद में आएगी डायरेक्टरी की सरकार, ठीक। किसकी सरकार आएगी? डायरेक्टरी की सरकार। फाइनली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसमें मुकदमा चला करके उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। फिर आएगी डायरेक्टरी की सरकार। यहां पर तय होगा कि 5 लोग होंगे फ्रांस के अंदर जो फ्रांस का सरकार संभालेंगे, क्योंकि एक आदमी पावर को अपने हाथ में ले लेता है, ठीक। लेकिन ये डायरेक्टरी के 5 लोग आपस में खूब लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की खोपड़ी फटौवल करेंगे, ठीक। और फ्रांस की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कमजोर करेंगे। और इस बात का फायदा उठाएगा एक आदमी जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। जो मिलिट्री जनरल है, वो क्या करेगा? वो फ्रांस की ताकत को अपने हाथ में लेगा, पावर को सीज कर लेगा, ठीक है। यानी कि ये पूरा एक सर्किल हुआ, ठीक है, और ये बन जाएगा फ्रांस का राजा। यानी वो फ्रांस जो मोनार्की से शुरू हुआ था, एक किंग से शुरू हुआ था, वापस आकर के कहां रुक गया? एक किंग पर रुक गया, है ना। बात समझ में आई? हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट ने ना कुछ चेंजेस किए। उसने कहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोग जिस चीज की लड़ाई कर रहे थे वो चीज उनको दी जानी चाहिए, जैसे कि लिबर्टी, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, इक्वालिटी, ठीक है,
उसके लिए लड़ रहे थे। इसके अलावा जो गरीब क्लास थी, पुअर क्लास थी, वो किस लिए लड़ रही थी? वो लड़ रही थी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। बात समझ में आ रही है? तो नेपोलियन ने ये सारे प्रिविलेजेस दिए। अब फ्रांस में लोगों को ये फायदे हुए नेपोलियन के आने से, तो बाकी यूरोप जो ऐसे ही राजाओं से पीड़ित था, उनको लगने लगा कि यार हमारे यहां भी अगर नेपोलियन आ जाए, नेपोलियन अपनी सेना के साथ आ जाए, तो हमको भी यही फायदे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक क्या ऐसा होता है? आओ देखते हैं। देखो, अब इस पूरी चीज में हमको ये समझ में आ रहा है। अब देखो, अब इसके पहले हमको एक पिक्चर समझनी होगी। हमारे पीछे एक पिक्चर लगी हुई है, ठीक? और ये पिक्चर को समझने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? नेशन स्टेट का। नेशनलिज्म को समझने के लिए हमको नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक? और इसके पहले हमको समझना पड़ेगा मॉडर्न स्टेट या टेरिटोरियल स्टेट, ठीक है? आज जैसे देश हम देख रहे हैं, देश हमेशा से ऐसे नहीं होते थे। पहले क्या होता था? देश नहीं होते थे जैसे हम आज देख रहे हैं। क्या होता था? देखो, पहले अलग अलग एम्पायर होते थे, अलग अलग डायनेस्टिक एम्पायर होते थे, जो राजा के सरनेम के आधार पर चलते थे, ठीक है? जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर। बात समझ में आ रही है? इस तरीके के कई सारे एम्पायर होते थे, ठीक? ये लोग क्या करते थे? इन एम्पायर के अंदर कई सारे लोग रहते थे। अब ये जो लोग रहते थे, ये अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, या अलग अलग रीजन में रहते थे। कोई पहाड़ पे रहता था, कोई प्लेटू पे रहता था। इनके चेहरे मोहरे अलग अलग थे, अलग अलग फिजिकल फीचर थे, यानी अलग अलग रेसेस थी। और इतनी ज्यादा अलगाव था, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी कि ये लोग कभी एक हो ही नहीं पाते थे। ये आपस ही में लड़ते रहते थे। इनके अंदर एकता की फीलिंग नहीं थी, यूनिटी की फीलिंग नहीं थी, यानी कि वननेस की फीलिंग नहीं थी, ठीक है? तो अब ये लोग वहां पर रहते थे। अच्छा, ये लोगों के अंदर अगर इनको एक करने वाला कोई एक फैक्टर अगर मैं मुझसे पूछोगे क्या रहा था, तो बस ये राजा के प्रति वफादारी थी। जैसे ये किंग था, और किंग के राज्य में अलग अलग लोग रह रहे हैं। ये देखो, ये अलग टाइप के लोग हैं, जो भाषा के आधार पर अलग हैं, ये रिलीजन के आधार पर अलग हैं, ठीक है? ये कोई और भाषा बोलते हैं, ये धर्म के आधार पर अलग हैं, ठीक है? इनके फिजिकल फीचर्स अलग हैं, यानी कि इनकी एथनिसिटी अलग है, ठीक? इनके अंदर भी कोई चीज अलग है ना? तो ये लोग सब अलग अलग हैं। क्या इस अलगाव की वजह से ये कभी एक हो पाएंगे? जैसे हम सब लोग एक होकर के सोचते हैं कि हम सब भारतीय हैं, किसी जनगण मन बजने लगता है तो सब सावधान होकर के खड़े हो जाते हैं, है ना? पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने जाओ स्टेडियम में, पाकिस्तान का कोई फैन इंडिया के फैन को कुछ बोल देता है, सब एक हो जाते हैं, है ना? तो ये एकता की फीलिंग क्या इन लोग के अंदर आ पाएगी? नहीं, क्योंकि ये लोग अलग हैं। बस इनको जोड़ने वाला अगर कोई भी धागा होगा, तो इनकी वफादारी इनके किंग के प्रति होगी। तो इनके बीच में एक कॉमन कनेक्शन क्या है कि ये सब अपने किंग के प्रति वफादार हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन नेशन स्टेट में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बदल जाता है। यहां पर किंग रहता है या कोई भी गवर्नमेंट रहती है, कोई जरूरी नहीं है किंग हो, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो सकती है, कैसी भी सरकार हो सकती है। और ये लोग होते हैं, जैसे अभी व्यवस्था है ऐसे ही होती है, अलग अलग पंथ, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग रिलीजन। बात समझ में आ रही है? अलग अलग कल्चर के मानने वाले लोग अभी भी यहां पर रह रहे हैं, लेकिन अब ये लोग एक दूसरे से जुड़े होंगे। क्यों जुड़े होंगे? ये लोग एक धागे से जुड़े होंगे, ठीक है? ये एक धागे से क्यों जुड़े होंगे? क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमननेस की फीलिंग है, कोई वननेस की फीलिंग है ना? और ये वननेस की फीलिंग जो है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूनिटी बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये वननेस की फीलिंग यूनिटी हो रही है, ठीक? इसको हम वी की फीलिंग बोल रहे हैं, और यही इनको क्या बना रही है? नेशन स्टेट बना रही है, ठीक? लेकिन अब ध्यान देना, ये वननेस की फीलिंग किस वजह से है? ये वननेस की फीलिंग इनके कल्चर और रिलीजन की वजह से नहीं है, इनके कॉमन हेरिटेज की वजह से नहीं है। ये वननेस की फीलिंग इसलिए है, वी की फीलिंग इसलिए है, क्योंकि इनके स्ट्रगल्स कॉमन है, इनके संघर्ष कॉमन है, ठीक है? इनकी लड़ाइयां कॉमन है, इनके वॉर्स में इन्होंने साथ में लड़ा है, ठीक है? इनके हीरोज कॉमन है, जिन लोगों को ये हीरो मानते हैं वो कॉमन है। बात समझ में आ रही है? इनका परसिक्यूशन यानी इनके ऊपर अत्याचार जो हुआ है वो भी कॉमन है, एक ही आदमी ने किया है और एक ही वजह से किया है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हम इंडियंस का स्ट्रगल कॉमन है। किसके खिलाफ है? ब्रिटेन के खिलाफ। सबके लिए क्या है? ब्रिटेन जिम्मेदार है ना? ब्रिटेन, ठीक? हम लोगों के वॉर्स भी कॉमन है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़े हैं हमने, चाइना के खिलाफ लड़े, ऐसा इंडियन लड़े, और ब्रिटेन के खिलाफ हमने अपना स्ट्रगल किया है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा है। हमारे हीरोज कॉमन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। क्या कोई भी भारतीय इनका अपमान बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है? हमारा परसिक्यूशन ब्रिटेन ने किया, ऐसा नहीं हो किसी भारतीय को छोड़ देते थे, है ना? इसके अलावा हम लोगों के सॉन्ग्स, अब इन इवेंट्स को
इन सारी चीजों को याद क्या दिलाते हैं? हमारे देशभक्ति के गीत हैं, हमारे सॉन्ग्स हैं, हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, सॉन्ग्स हैं, नेशनल एंथम है ना, ऐसी बुक्स लिखी जाती हैं, वंदे मातरम है, स्टेडियम में बजता है वंदे मातरम, देखो कितना शोर होता है ना, पूरे इंडियंस एकदम साथ में गाते हैं। तो ये क्या है? ये वी की फीलिंग है, ये हमको क्या बना रही है? नेशन स्टेट बना रही है, ठीक। और जब मैं ये कह रहा हूं, मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी जब तुमको बताई, तो मेरा मकसद तुमको ये समझाना था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक पहला ऐसा रिवॉल्यूशन था दुनिया का जहां से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट निकला। क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्यों निकला? क्योंकि पहली बार साथ में आकर के लोग अलग अलग हिस्से से होने के बाद, अलग अलग भाषा होने के बाद, अलग अलग कल्चर होने के बाद भी लड़े साथ में। क्यों लड़े? अपने राजा के खिलाफ लड़े, लुई 16 के खिलाफ लड़े। क्यों लड़े? ताकि उनको ये दोनों चीजें खत्म करने को मिले, ठीक है, ये चीजें खत्म करने को मिले। और ये चीजें कब खत्म होंगी? जब लिबर्टी आ जाएगी, ठीक है, इक्वेलिटी आ जाएगी, ठीक है, इक्वेलिटी आ जाएगी, लिबर्टी आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो इन सारी चीजों को लाने के लिए फ्रांस के लोग, क्योंकि वहां का राजा ये सारी चीजें नहीं दे रहा था, स्वतंत्रता नहीं दे रहा था, सबको बराबरी का अधिकार नहीं दे रहा था, डेमोक्रेसी नहीं थी, सब लोग वोट नहीं कर सकते थे, ठीक है, और किसी किसी को स्पेशल राइट्स दे रहा था। इसलिए इन चीजों को पाने के लिए फ्रांस के लोग लगातार लंबे समय से साथ में लड़े। और इस स्ट्रगल की वजह से उनके अंदर क्या आई? वी की फीलिंग आई, यानी उनका स्ट्रगल क्या कॉमन हो गया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि फ्रांस के लोगों का स्ट्रगल कॉमन हो गया? बिल्कुल हो गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? ठीक है, और सिर्फ स्ट्रगल कॉमन नहीं हुआ, तुम याद करो तो फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? ला मार्सले है, ठीक है। ला मार्सले कब गाया था? जब फ्रांस की सेनाएं दूसरे देशों पर आक्रमण करने जा रही थी, तो फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम मार्सले है, वहां से आने वाले फौजियों ने यह गाना गाया था, मार्सले, ठीक है। और सबको यह गाना सुन के एकदम एकता का संचार हुआ, और यह आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। बात समझ में आ रही? तो सब कुछ कॉमन है, ठीक। यानी कि फ्रांस के राजा के खिलाफ वहां पर जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे, उसकी जो राजा की ऑटोक्रेटिक पावर थी, उनसे लड़ने की लड़ाई थी जो लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी से ही संबंधित थी। इनको इसी चीज से आसक्ति थी, इसको पाने के लिए लोगों ने साथ में स्ट्रगल किया, साथ में रह करके लड़े राजा के खिलाफ, और उसी को क्या बोलते हैं, उससे उनके अंदर वन होने की फीलिंग आई, यूनिटी होने की फीलिंग आई। और उन्होंने कहा कि अब हमको फ्रेंच नेशन के तौर पर जाना चाहिए, अब हम अलग अलग नहीं जाने जाएंगे, अब हम फ्रांस एक कंट्री के तौर पर जाने जाएंगे, ठीक है, फ्रांस एक नेशन के तौर पर जाने जाएंगे। और ये फ्रांस इसके साथ ही एक नेशन स्टेट बन गया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि नेशनलिज्म की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई? फ्रांस से हुई है। इतनी बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अब जल्दी से हम यहां पर कुछ और बातें देख लेते हैं, ठीक। अब एक और कहानी देखो, यहां पर एक फोटो हमको दिखाई दे रही है। इस फोटो को किसने बनाया? फ्रेडरिक सोरो ने बनाया है। फ्रेडरिक सोरो क्या रहे? फ्रेडरिक सोरो एक चित्रकार रहे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हुए। अच्छा, अब होता क्या है ना कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो हर चीज को कैद करने की कोशिश करते हैं। पेंटर्स पेंटिंग की फॉर्म में, पोएट पोएट्री की फॉर्म में, है ना, आजकल तो कैमरा पर्सन होते हैं, वो कैमरे में कैद कर लेते हैं। तो यहां पर फ्रेडरिक सोरो ने एक चित्र बनाया, और इस चित्र में उनका यूटोपियन विजन दिखता है। यूटोपियन विजन, यूटोपिया बोलते हैं काल्पनिक आदर्श को, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था जिसको हासिल करना असंभव है, जो हासिल करना अभी दिख रहा है, अभी के लिए असंभव, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, पर अभी नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई, या मोदी जी आकर के कहें कि मुझे वोट दीजिए, मैं देश में खुशहाली ले आऊंगा, सारे देश में कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। तो अमीर गरीब का ना होना ये एक यूटोपिया है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक। अगर सबको हम हजार रुपए दे देंगे, ठीक है, मान लो सबको हम हजार रुपए दे देंगे, ठीक, और ये फोन 1000 रुपए का ही है, सब लोग ये फोन लेने पहुंच गए, ठीक है, फोन कितने का है? 1000 रुपए का, ठीक, सबके पास 1000 रुपए है, तो ये फोन किसको बेचा जाएगा? उस व्यक्ति को बेचा जाएगा जो 1200 रुपए देगा, है ना। तुरंत दुकानदार कहेगा जो ज्यादा पैसे देगा उसको ये फोन दूंगा। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? अचानक से एक आदमी 1200 रुपए लेकर के आएगा, तब हमको पता चलेगा कि नहीं बेटा, कोई है जो हमसे भी अमीर है। तो अमीर गरीब होना एक बहुत ही नेचुरल व्यवस्था है। अगर कोई कहे ये एकदम खत्म हो जाएगी, तो ये क्या है? ये एक यूटोपिया है। बात समझ में आई? तो फ्रेडरिक सोरो की इस पेंटिंग को भी यूटोपिया बोला गया, क्योंकि वहां पर वो क्या देख रहे थे? वो देख रहे थे कि भैया ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मतलब, लिबर्टी मतलब क्या होता है? आजादी, स्वतंत्रता, है ना। तो स्वतंत्रता की प्रतिमा है,
उसको क्या किया गया, उसको एक इमेज के तौर पर कई बार क्या किया जाता है, किसी भाव को, किसी विचार को पर्सोनिफाई किया जाता है, यानी उसको व्यक्ति का रूप दिया जाता है। जैसे तुम कई बार फेसबुक पर किसी लड़की की फोटो पर कमेंट करके कहते होगे, वाओ यार ब्यूटी पर्सोनिफाइड, यानी ब्यूटी, सुंदरता ने एक इंसान की शक्ल ले ली तो वो तुम्हारे जैसी लग रही है। तो यहां पर लिबर्टी यानी स्वतंत्रता ने एक इंसान की शक्ल ले ली तो वो ऐसी लग रही है, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बोला गया। ठीक, और लिबर्टी को पा लेने का मतलब क्या है, लिबर्टी को पा लेने का मतलब क्या है कि भैया वो जो प्रिविलेजेस के खिलाफ लड़ाई थी वो जीत ली गई है, यानी वो देश अब नेशन स्टेट बन चुका है। ठीक है, तो लिबर्टी को पा लेने का मतलब क्या है कि उस समय लिबर्टी का मतलब क्या होता था, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता था, नेशन स्टेट के लिए लड़ाई, इक्वालिटी की स्वतंत्रता, जो चीजें मैंने बताई हैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, बार बार रिपीट करूंगा, क्लास लंबी होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब इस फोटो में फ्रेडरिक सूरो ने क्या दिखाने की कोशिश की है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक कई देश पहुंचना चाह रहे थे। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचने का मतलब क्या है, नेशन स्टेट बनना। ठीक है, और ये जो नेशन स्टेट बनने की चाह है, हर देश की नेशन स्टेट बनने की जो चाह है, ये चाह ही क्या कहला रही है, ये डिजायर ही क्या कहला रही है, नेशनलिज्म। ये फीलिंग ही क्या कहला रही है, नेशनलिज्म। तो अब तुमको नेशनलिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। एक देश जो नेशन स्टेट होगा वहां पर डेमोक्रेसी होगी, वहां पर लिबर्टी होगी, वहां पर इक्वालिटी होगी, वहां पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, है ना, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या है, यहां पर हमको सबसे पहले अमेरिका दिखाई देता है, जो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बहुत आगे जा चुका है कहीं यहां पर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो उसे स्वतंत्रता मिले बहुत सारा टाइम हो गया, यानी 1776 में ही उसको आजादी मिल गई थी, तभी से अमेरिका नेशन स्टेट है। ठीक है, अमेरिका के ठीक पीछे हमको फ्रांस दिखता है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक ठीक पहुंचा ही है। तो ये पूरी हमको यूरोप की कई सारी कंट्रीज की एक ट्रेन सी दिखाई दे रही है जो एंड तक जा रही है, यानी यहां तक पहुंचने के लिए देश लाइन पे लगे हुए हैं। और जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ वैसे वैसे हर देश में रिवॉल्यूशन होगा और धीरे धीरे वो नेशन स्टेट बनेंगे। पीछे तुमको जर्मनी दिखाई दे रहा है ना। तो यहां पर ये माइंड मैप के माध्यम से मैंने सारी चीजें समझाई है। ठीक, अब क्लास की प्रॉपर तरीके से शुरुआत होती है। अभी तक तुम्हारा बेस बनाया जा रहा था, अब हम फर्र भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो राइट्स ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के किनारे एक ट्रेन लगी है। यूएस और स्विट्जरलैंड इसको पार कर चुके हैं, जस्ट फ्रांस पहुंचा ही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर। फ्रांस के पीछे जर्मनी है, जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया है, फिर ऑस्ट्रिया के पीछे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है। तो ये कोई देश नहीं बनता, ये आगे चल के इटली बनता है। ठीक है, लोम्बार्डी है, लोम्बार्डी भी इटली में ही मिलेगा। फिर पीछे पोलैंड दिखाई दे रहा है, फिर यहां पर इंग्लैंड दिखाई दे रहा है, फिर आयरलैंड दिखाई दे रहा है, फिर हंगरी दिखाई दे रहा है, और सबसे पीछे है रशिया। यानी कि जो जितने पीछे है उसको नेशन स्टेट बनने में भी उतना टाइम है, वहां पर रिवॉल्यूशन होने में उतना ही टाइम है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन बना है रिवॉल्व सब शब्द से, मतलब पूरा पलट जाना, पूरा घूम जाना, यानी व्यवस्था का पूरा चेंज हो जाना, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। बात समझ में आई। तो रिवॉल्यूशन का चेंज हो जाना, व्यवस्था का चेंज हो जाने का मतलब क्या है, मोनार्की किसमें बदल जाए, नेशन स्टेट में बदल जाए। बात समझ में आई। तो इसको बोला जा रहा है रिवॉल्यूशन। हर जगह रिवॉल्यूशन आएगा तो वहां का सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पर हमको दिखाई दे रहा है कि यूरोप के कॉन्टिनेंट के सारे देश और अमेरिका के कॉन्टिनेंट के कुछ देश यहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर तीन दृश्य मुख्य तौर पर दिखाई दिए। अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखोगे तो यहां तीन दृश्य दिखाई दिए। एक तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ठीक, नीचे हमको कुछ कूड़ा करकट भरा मिला है। इसमें क्या है, इसमें कुछ ताज पड़े हुए हैं। ठीक है, ज्यादातर देखो ताज पड़े हुए हैं, ताज, क्राउन, ये ताज राजा के भी हैं। ठीक है, कुछ जमींदारों के हैं जिनको ड्यूक्स बोलते थे। ये सारे ताज यहां पर पड़े हुए हैं। ठीक, और ऊपर से हमको दिखाई दे रहा है कुछ एंजल्स हैं और जीसस क्राइस्ट है जो शायद इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब तो ये तीन दृश्य का क्या मतलब है, सबसे पहले समझो। ठीक, ये फ्रेडरिक सूरो का यूटोपियन विजन दिखा रही है पेंटिंग। सबसे पहले दिखाया जा रहा है कि जो देश स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं वो नेशनलिज्म के, नेशन स्टेट बनने के उतने करीब पहुंच चुके हैं। ठीक, दूसरी चीज, नीचे जो ताज बिखरे पड़े हैं ना, वो दिखाते हैं दैट इज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है, जो किसी की ना सुने। ठीक है, अगर मैं एब्सोल्यूट किंग हूं ना और किसी ने लिख दिया कि राजा साहब का ये डिसीजन अच्छा नहीं हुआ, है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको फांसी दे दो, इसने बोला कि मेरा डिसीजन अच्छा नहीं हुआ। अरे वो कह रहा है कि राजा साहब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छे डिसीजन ले पाए आगे। मैं कह रहा हूं ना ना ना, फांसी दो फांसी दो। मैं सुनता ही नहीं हूं किसी की। ठीक,
अपने डिसीजन एकदम एब्सोल्यूट तरीके से लेता हूं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो पहले के जो राजा होते थे, मोनार्की होती थी, उनको एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन बोला जाता था। बात समझ में आई? तो नीचे जो रिमेन्स पड़े हैं वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के हैं, कूड़ा करकट, यानी वो इंस्टीट्यूशन अब खत्म हो रहे हैं, ठीक। और ऊपर आओ, ऊपर देखो क्या दिखाई दे रहा है तुमको। ऊपर जीसस क्राइस्ट इन सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी इन लोगों ने, इस देश के लोगों ने अब राजा को त्याग दिया है। उसके जो रेमिनेंट्स हैं, जो राजा के से संबंधित जितने भी सिंबल है पुरानी व्यवस्था से संबंधित, उसको कूड़े करकट में फेंक दिया है और खुद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लिबर्टी की तरफ, नेशन स्टेट की तरफ बनने की तरफ। और इसको ऊपर से देख रहे हैं कौन? जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट इन सारे लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम सब लोग अपने उसमें सफल हो, अपने मकसद में सफल हो, ठीक है। और जीसस क्राइस्ट एक तरीके से क्रिश्चियनिटी को भी दिखा रहे हैं, है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वी की फीलिंग लाने का काम कर रहे हैं? वी की फीलिंग, है ना, इन लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी लाने की कोशिश इससे की गई है। लेकिन ये देखने में चित्र बहुत वैसा लगता है, बहुत आदर्शवादी कल्पना लगती है कि अरे सब लोग इसके बाद खुशी ही खुशी हो गई, सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे, जैसे उनके दिन बहुरे तैसे सबके दिन बहुरे। ऐसा होता नहीं है, ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए तमाम युद्ध झेलने पड़े, बहुत खून बहा, है ना। तो इसीलिए इसको यूटोपिया बोला है, काल्पनिक आदर्श बोला गया है। देखो अभी देखो यहां पर क्या हुआ, इस पूरी व्यवस्था से यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आए। पॉलिटिकल वर्ल्ड में चेंजेस आने का मतलब क्या है? जो मोनार्क थे, जो किंग थे, उनके ऊपर अभी तक कोई कंट्रोल नहीं होता था। अब कई देशों में उनके ऊपर पार्लियामेंट बैठने लगी या उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बैठने लगा, है ना। फिर क्या हुआ, ये पूरी एक तरीके से सिंबल था कई सारे नेशन स्टेट के उदय होने का, है ना, ठीक। तो जब पॉलिटिकल ये चेंजेस रहे और मेंटल चेंजेस, मतलब लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी और नेशन स्टेट बनाने की परिकल्पना उभरने लगी, और इस तरीके से वो क्या बनने लगे? देश नेशन स्टेट बनने लगे, ठीक। अब नेशन स्टेट बनने से पहले यूरोप में क्या व्यवस्था चलती थी? देखो, नेशन स्टेट बनने से पहले ये जो देश थे ना, दीज वर द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। मल्टीनेशनल मतलब कि ये कई जगह पर फैले हुए थे, एकदम छितराए हुए से इधर उधर फैले हुए थे। जैसे आज हम देखते हैं ना कि यहां से यहां तक इंडिया है, ठीक है। उस समय ऐसा नहीं था, या इतना हिस्सा फ्रांस है, तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय इनके बॉर्डर्स नहीं थे, ठीक है। ये किसी देश के तौर पर नहीं जाने जाते थे, ये राजा के नाम के तौर पर जाते थे। जैसे बर्बन डायनेस्टी, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक। तो इस तरीके से इनका नाम जाना जाता था, ठीक। और लोग इस एम्पायर के अंदर रहते थे, ना कि किसी देश के अंदर। और वो लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी फील नहीं करते, बस उनके दिमाग में इतना चलता था राजा ही हमारा माई बाप है, ठीक है। तो ऐसे देशों को बोलते थे मल्टीनेशनल, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर फैले होते थे। डायनेस्टिक मतलब इनका नाम इनके राजा के सरनेम के हिसाब से चलता था, ठीक है। और ये इसीलिए मॉडर्न स्टेट बोले जाते थे, क्योंकि यहां के लोगों के अंदर वी की फीलिंग नहीं हुआ करती थी, ठीक। यानी कि वी की फीलिंग का मतलब होता है फ्रेटर्निटी, इसको हम लोग भाईचारा भी बोलते हैं। बात समझ में आई, ठीक। तो ये सारी चीजें कहां से निकली? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी के विचार कहां से निकले? पहली बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकले, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिली, ठीक। तो अब देखते हैं हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। ये पूरी कहानी मैंने बता दी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया ऑफ द नेशन कैसे निकला, उसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे हुआ, हमने देखा कॉमन स्ट्रगल की वजह से, जो कि मोनार्क के खिलाफ हो रहा था, ठीक है। फिर क्या होता है, एक दिन जो पावर थी, इस स्ट्रगल से क्या हासिल हुआ, इन लोगों को क्या हासिल हुआ? ये राजा से ताकत लेने की कोशिश कर रहे थे और जनता को देने की कोशिश कर रहे थे, इक्वालिटी लाने की। तो क्या ऐसा हुआ? हम देखते हैं, हां, फ्रांस में ऐसा हुआ, ऐसा होता था। देखो, पहले पावर किससे गई? राजा से नेशनल असेंबली के पास गई, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना फ्रांस, फिर कन्वेंशन बना, फिर क्या बना? फिर डायरेक्टरी बना, फिर नेपोलियन के शासन के अंदर आ गया। तो ये लगातार ऊपर नीचे हो रहा था, कभी पावर आती थी जनता के पास, कभी चली जाती थी, आती थी चली जाती थी, आती चली जाती थी। लेकिन शुरुआत तो हो चुकी थी इस चीज की ना। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही एक ऐसा पहला समय था जब पहली बार ताकत राजा, यानी पूरे यूरोप में ताकत राजा के हाथ से निकल के कहां गई? सिटीजन के पास गई, है ना, लोगों के पास गई, जिसको हमने नेशनल असेंबली बोला, है ना। नेशनल असेंबली ने ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसके नीचे राजा आ गया था। बात समझ में आई, ठीक है। तो पहली बार ऐसा कब हमको देखने को मिला? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही देखने को मिला, ठीक। अच्छा, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लोग लड़ने वाले थे, राजा के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग थे, उनको क्या बोला गया? रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी वो जो परिवर्तन की चाह रखे, जो चेंज की चाहत रखे, जो रिवॉल्यूशन की चाह रखे। बात समझ में आई, ठीक। अब रिवॉल्यूशनरी के मन में एक ऐसे भाव डेवलप हुए इसकी वजह से कि उनके दिमाग में लगने लगा,
उनके दिमाग में क्या डेवलप हुआ, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुआ, ये तो मैंने तुमको बता दिया। दूसरी चीज, इनको लगने लगा कि यार अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को भी ऐसे ही आजादी दिलाएं, राजाओं से, उनके शोषण करने वाले राजाओं से, यूरोप के बाकी देशों को, जैसे हमने अपने राजा से पाई है, ठीक है। और इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि फ्रांस का ये डेस्टिनी भी है, ये भाग्य भी है, और दूसरा ये मिशन भी है कि यूरोप के बाकी देशों को उनके राजाओं से मुक्त कराना है और उनको भी एक नेशन स्टेट बनवाना है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जब नेपोलियन आया था ना, तो नेपोलियन बना जरूर राजा था, ये मोनार्की जरूर लेकर के आया था, फ्रांस में वापस से राजशाही लेकर के आया था, लेकिन ये उन्हीं आइडियाज को आगे बढ़ा रहा था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया थे। लिबर्टी को आगे बढ़ा रहा था, इक्वालिटी को आगे बढ़ा रहा था। कैसे, उसको अभी हम थोड़ी देर में आगे समझेंगे, ठीक। लेकिन हम देख रहे हैं कि नेपोलियन इन्हीं सारे आइडियाज को आगे बढ़ा रहा था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकले थे। बात समझ में आ रही है? बस डेमोक्रेसी को वो आगे नहीं बढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर राजशाही आ गई थी, है ना, वो मोनार्की ले आया था, लेकिन बाकी आइडियाज को वो आगे बढ़ा रहा था, ठीक। और इस वजह से उसको लगता था कि यूरोप के बाकी देशों के अंदर भी ये चीजें आनी चाहिए। तो क्या करता था, यूरोप के बाकी देशों पर हमला कर देता था, ठीक, और उनको जीतने की कोशिश करता था। चाहे इस तरीके से उसने अपनी सेनाएं कहां पर भेजी, हॉलैंड पर भेजी, स्विट्जरलैंड पर भेजी, बेल्जियम पर भेजी, ठीक है, इन सारी जगहों पर अपनी सेनाएं भेजी और इनको जीतने की कोशिश करी, ताकि यहां पर भी ये फ्रांस वाली व्यवस्था ही लेकर के आए, और काफी जगहों को जीतता चला गया, ठीक। इस तरीके से फ्रेंच आर्मी जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो दूसरे देशों में भी लेकर के पहुंचती थी। अब उन देशों में वहां के लोग कई पॉलिटिकल क्लब सेटल कर देते थे, जैसे जैकोबिन क्लब था ना फ्रांस में, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तुमने पढ़ा होगा, वैसे ही यहां पर पॉलिटिकल क्लब बना देते थे। ये क्लब नेपोलियन की आर्मी का स्वागत करते थे और अपने राजा के खिलाफ मिलकर लड़ते थे, ठीक है। और जब नेपोलियन की आर्मी जीत जाती थी तो इनको लगता था कि अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी नेशनलिज्म आ जाएगा, है ना। तो लोकल्स ने इसको खूब सपोर्ट किया और नेपोलियन ने बहुत सारी टेरिटरीज को जीतना शुरू किया, ठीक है। अच्छा, ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के मन में डेवलप हुआ था, फ्रांस के लोगों के मन में, और ये बाकी लोगों के मन में भी डेवलप करना चाहते थे, ये कैसे डेवलप हुआ था? सबसे पहले तो ला पैट्री का कॉन्सेप्ट है और ला सिटोयन का कॉन्सेप्ट है कि भाई फ्रांस हम लोगों का क्या है, फादरलैंड है। पैट्री का मतलब क्या है, फादरलैंड है। जैसे भारत हमारी माता है ना, भारत माता, उसी तरीके से फ्रांस को पिता बोलते थे वो लोग, ठीक है। तो ये बोलते थे ये हमारा पितृभूमि है, फादरलैंड है, और इसमें हम सब लोग रहते हैं, ठीक है, हम सब लोग रहते हैं। तो पापा के यहां अगर हम सब लोग रहते हैं तो हम सब भाई हुए ना। तो इस हिसाब से हम लोगों के अंदर क्या होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और ये फ्रेटर्निटी आ क्यों रही है? क्योंकि अपने फादरलैंड को हमने बचाया है, किससे? ऑटोक्रेटिक पावर से। बात समझ में आ रही है? तो हम सब क्या हुए, फ्रेटर्निटी है, और हम लोग ला सिटोयन हुए, यानी सिटीजन्स हुए आपस में, ठीक है। और इस तरीके से फिर हम देखते हैं इन सारे लोगों ने मिलकर के क्या किया। इसी वजह से फ्रांस में वी की फीलिंग आई और ये सारे लोग राजा के खिलाफ इकट्ठा हुए, राजा को सत्ता से उखाड़ फेंका। हम देखते हैं मैरी एंटोनिएट की भी हत्या कर दी, और किसकी हत्या कर दी? लुई 16 की हत्या कर दी। हालांकि इनकी हत्या करने से पहले इन लोगों को मौका दिया गया। 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और राजा को इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रख दिया, और यह कॉन्स्टिट्यूशन तभी बन पाया, ये लोग राजा की सेना के सामने इसीलिए खड़े हो पाए क्योंकि इनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी था, और फ्रांस क्या बन गया, एक नेशन बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी है देखो। अब नेपोलियन जहां जाता था, मैंने बताया, तो जिस देश में भी जाता था वहां पर रिफॉर्म करता था, ठीक है। रिफॉर्म क्या करते थे, उस सिस्टम को, उस देश के सिस्टम को, देखो ये तो जरूर था नेपोलियन मोनार्की लेके आया, लेकिन उसके द्वारा किए गए रिफॉर्म बाकी के देशों के सिस्टम को रेशनल बनाते थे। रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल बनाते थे, एफिशिएंट बनाते थे और मजबूत बनाते थे, और एक करते थे। एक कैसे करते थे, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले हर जगह क्या करता था, पहले जो जर्मन स्पीकिंग नेशन थे वो 39 अलग अलग रीजन्स थे, 39 रीजन्स थे अलग अलग। नेपोलियन ने क्या किया, इन सबको एक किया। क्या किया, एक किया। अब एक कैसे किया, यहां पर हर जगह एक अलग करेंसी चलती थी, अलग करेंसी, हर जगह पर एक अलग करेंसी चलती थी। तो अगर कोई व्यापारी यहां पर व्यापार करने जा रहा है तो उसको हर जगह अलग करेंसी देनी है, ये एक बात थी। दूसरी बात क्या थी, अगर फ्रांस में के अंदर ही आपको कई बार व्यापार करने जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता था। कस्टम बैरियर क्या होते हैं, जहां पर आप जब बॉर्डर को पार करते हैं तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है सामान अपना बेचने के लिए, है ना। तो जब सामान बेचने के लिए आप ले जाते हैं तो बॉर्डर पार करने पर आपको कुछ टैक्स देना होता है, उसको बोलते हैं कस्टम बैरियर, ठीक। तो ऐसे कस्टम बैरियर थे खूब सारे। तो नेपोलियन ने क्या किया, इन सबको कम किया, ठीक है। जैसे 39 कन्फेडरेशन जो थे, इन सबको मिलाकर के, इन सारे रीजन को मिला के एक कन्फेडरेशन बनाया, ठीक। इसके अलावा इसने क्या किया,
हर जगह पर अलग अलग वेट्स और मेजरमेंट की यूनिट चलती थी, ठीक है। जैसे फ्रांस में, यूरोप में उस समय नापने की, जैसे कपड़ा नापने की यूनिट आज मीटर होती है ना, उस समय एलए थी। अब एलए में कपड़े नापने का मतलब था कि फ्रैंकफर्ट में एक एलए में अलग कपड़ा चढ़ेगा, ठीक, न्यूरमबर्ग में अलग कपड़ा चढ़ेगा, है ना। तो इन सारी चीजों को उसने क्या किया, यूनिफाई किया। उसने बोला कि एलए की यूनिट अब हर जगह पर एक बराबर होगी। बात समझ में आई? तो इसको करने से क्या हुआ, चीजें यूनिफाई हुई। क्या हुई, चीजें यूनिफाई हुई, ठीक है। तो जब मैं यूनिटी की बात कर रहा हूं कि नेशन स्टेट में वी की फीलिंग होती है, यूनिटी की फीलिंग होती है, तो उसका मतलब यह नहीं कि वो मन में ही होती है। मन में तो तब आएगी जब बाहर करोगे। जब बाहर देख रहे हो हर जगह अलग अलग करेंसी चल रही, तो कैसे आएगी, अलग अलग सिस्टम है तो कैसे आएगी, लगेगा कि ये लोग अलग है। तो इन सारी चीजों को इसने क्या किया, इसने यूनिफाई किया। बात समझ में आई, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसने 3 जगह पर रिफॉर्म किए, एक लीगल, एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। लीगल रिफॉर्म में नेपोलियनिक सिविल कोड लेकर के आया, ठीक है। इस नेपोलियनिक सिविल कोड ने क्या किए, जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थे उनको खत्म किया, और इसी की लड़ाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लड़ी गई, ठीक है। दूसरी चीज, कानून के सामने सब बराबर हैं, सबको टैक्स देना है। अब ऐसा नहीं है कि ये क्लास टैक्स नहीं देगी, वो क्लास टैक्स देगी। और राइट टू प्रॉपर्टी, यानी लोगों के पास अभी तक क्या होता था, थर्ड स्टेट के जो गरीब लोग थे, सर्व्स होते थे, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं रखते थे, वो दूसरे के खेत में खेती करते थे। उस व्यवस्था को इसने खत्म किया। इसके अलावा इसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 39 रीजन को मिला के एक कॉन्फेडरेशन बनाया। फिर फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया। मतलब कि पहले क्या होता था, खूब जमींदार होते थे, जैसे इंडिया में होते थे वैसे जमींदार होते थे। इन जमींदारों की जमीन पर खेती करते थे गरीब किसान, है ना। और ये गरीब किसान अपने पास प्रॉपर्टी नहीं रख सकते थे, इनको जमींदार की जमीन पर ही खेती करनी थी, ठीक है। तो पहले उन लोगों को प्रॉपर्टी दी और फिर इन जमींदारों से इनकी जमीन छीनी, ठीक है। फिर गिल्ड, कई सारे जो मर्चेंट्स होते थे ना, वो गिल्ड बनाते थे आपस में मिलकर के, ठीक, जिससे वो अपना व्यापार ठीक तरीके से कर सके, ठीक है। तो ये गिल्ड बनाते थे तो अपने डिसीजन खुद लेते थे, उससे कई बार राजा को नुकसान हो जाता था। तो राजा इस रिस्ट्रिक्शन को, गिल्ड पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता था कि गिल्ड नहीं बना सकते। नेपोलियन आया तो उसने कहा इन गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को मैं हटा रहा हूं, क्योंकि उसने वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रेड को, व्यापार को आसान करने के लिए कितना काम किया, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया, रेलवे चला, है ना। फिर देखते हैं इकोनॉमिकल की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकल में यूनिफॉर्म लॉज बनाए, हमने देखा इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा, वेट और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया, यूनिफाई किया, ठीक। एक कॉमन नेशनल करेंसी लेकर के आया, ठीक। तो ये सारी चीजें बाकी देश, ये सारी चीजें जब फ्रांस में हुई या जहां पर नेपोलियन का रूल था, जिन जिन जगहों को उसने जीता था वहां पर हुई, तो लोगों के अंदर एक यूनिटी की फीलिंग आने लगी। इसलिए नेपोलियन की आर्मी जब किसी देश में जाती थी ना, तो उसका खूब स्वागत होता था। लेकिन धीरे धीरे ये आर्मी क्या करने लगी, उन लोगों से मारपीट करने लगी, उन लोगों का शोषण करने लगी। बात समझ में आ रही है, ठीक। फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्ब होने लगी, लोगों की बोलने की स्वतंत्रता खत्म होने लगी, ठीक है। तो लोगों को शुरू में तो लग रहा था कि नेपोलियन का आना फायदेमंद है, लेकिन बाद में उससे उसको दिक्कत होने लगी और नेपोलियन के खिलाफ थोड़ा मिक्स फीलिंग आई, ठीक है। लोगों को थोड़ा मिक्स फीलिंग आ रही थी, ठीक। ये हम देख रहे हैं हमारे सामने। अभी इस मैप पर आएंगे, इसके बाद बारे में बात करेंगे। अब देखो, अब ये तो स्थिति एक जगह की थी। अब हमको ये समझना है कि इस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। जब नेपोलियन नहीं ला पाया तो आया कैसे, ठीक है। देखो, लगभग अगर हम मिड 18वीं सेंचुरी की बात करें तो यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था, ठीक है। हमने देखा कि सब लोग अलग अलग बिखरे हुए पड़े थे, है ना, लैंग्वेज के आधार पर, इस आधार पर, उस आधार पर। तो क्या हुआ, अच्छा, ये वही समय था जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, ठीक है। वहां पर लोग, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार कर लिया, स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हो गया, यानी अभी तक कपड़े हाथ से बुने जाते थे, अब स्पिनिंग जेनी से, इलेक्ट्रिसिटी से, मशीन से बुने जाने लगेंगे, पावर लूम आ गया, है ना। तो अभी तक जो कपड़े सिलने में 2 दिन लगते थे, 3 दिन लगते थे, अब एक दिन में 40-40, 400, 500 कपड़े सिलने जाने लगे, ठीक है। अब लेबर भी उतना ही नहीं लगेगा क्योंकि मशीन कपड़े बनाएगी। तो क्या होंगे, कपड़े अब सस्ते होंगे। बात समझ में आ रही है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, ठीक। अब इसकी वजह से, अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, ज्यादा कपड़े उगने लगे, तो वो ज्यादा कपड़े बेचने के लिए आप दूसरे देश में जाओगे, ठीक है। तो आप पैसा कमाओगे, आप व्यापारी बनोगे, तो एक नई कॉमर्शियल क्लास हमको आने को दिखने लगी। इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर आएंगे, है ना। तो मिडिल क्लास एक आने लगी, एक मिडिल, ये वर्कर क्या होंगे, पैसा कमाएंगे। पहले यूरोप में सिर्फ अमीर होता था या गरीब होता था, अब क्या होने लगी, एक मिडिल क्लास भी आने लगी, जो वर्किंग क्लास भी थी, कॉमर्शियल क्लास आने लगी। इस मिडिल क्लास में अब कुछ लोग, पैसा आ गया है तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, तो ये लोग भी मिडिल क्लास में आने लगे, ठीक है। अब जब एजुकेशन आएगी तब इन सबकी बुद्धि खुलेगी। अभी तक तो ये राजा के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे, अब इनको लगेगा कि नहीं,
राजा नहीं, अपनी शक्ति को खुद संभालना पड़ेगा, राजा नहीं चाहिए हमको, इन लोगों को ये लगने लगा। ठीक, यानी कि अब ये लोग किसकी बात करेंगे, ये लोग लिबर्टी की बात करेंगे कि राजा की जो ऑटोक्रेटिक पावर है उनसे हमको चाहिए मुक्ति, यानी स्वतंत्रता की बात करेंगे। जब ये लिबर्टी की बात करेंगे तो लिबर्टी का मतलब क्या होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे, वोटिंग राइट्स, बात समझ में आ रही है, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब राजा रहे लेकिन राजा अपने सारे डिसीजंस के प्रति जवाब दे। वो पार्लियामेंट में राजा कोई भी डिसीजन ले तो पार्लियामेंट उससे क्वेश्चन पूछेगा, भाई तुमने ये क्यों किया, है ना। तो ये सारी चीजें ये लोग चाहने लगेंगे। ये जो न्यू मिडिल क्लास होगी ये लिबर्टी चाहने लगेगी और इसलिए इसको लिबरल बोला जाएगा। अब ये लिबरल दो तरीके के थे, ठीक है, एक एजुकेटेड लिबरल थे, ठीक है, एक एजुकेटेड लिबरल थे और एक लिबरल नेशनलिस्ट थे, ठीक है। अब ये हम समझेंगे कैसे, ये हम थोड़ा आगे नहीं, एक तो एजुकेटेड लिबरल थे और एक मिडिल क्लास लिबरल थे। मिडिल क्लास मतलब कॉमर्शियल क्लास से जो व्यापारी लोग थे वो लोग भी लिबर्टी चाहते थे। वो लोग लिबर्टी कहां चाहते थे, वो लोग आजादी कहां चाहते थे, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। वो आजादी कहां चाहते थे, वो इकोनॉमिक स्फीयर में, क्योंकि उससे उनको व्यापार करने में आसानी हो जाती, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई थी, है ना, तो उनको व्यापार करने में आसानी हो जाती। तो वो क्या थे, वो मिडिल क्लास लिबरल्स थे और ये एजुकेटेड लिबरल थे। ठीक, अब दोनों को आजादी चाहिए, एक को चाहिए पॉलिटिकल स्फीयर में, एक को चाहिए इकोनॉमिक स्फीयर में। और इस लिबर्टी का मतलब क्या है, जब लिबर्टी आएगी तो फिर धीरे धीरे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आने लगेगा, है ना। या फिर अगर आपको लिबर्टी चाहिए तो आप नेशनलिज्म की फीलिंग जगाओ लोगों के मन में, ताकि उस फीलिंग से लोग साथ में आए और राजा को मजबूर करें कि वो आपकी डिमांड्स माने, ये सारी चीजें आपको दे। ठीक है, तो लिबरलिज्म का मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग था। मिडिल क्लास के लिए क्या था कि भैया इक्वालिटी बिफोर लॉ मिल जाए, सबको वोट देने का अधिकार मिल जाए, लेकिन इसमें औरतों के वोट देने का अधिकार ना हो। ठीक है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या था, एक गवर्नमेंट जो लोगों के मन से बने, वोटिंग दे करके बने, पार्लियामेंट हो, ठीक है, ऑटोक्रेसी खत्म हो, क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म हो, यानी क्लर्जी क्लास को जो विशेष अधिकार मिल रहे थे वो खत्म हो, उनको वोट नहीं देना पड़ता था, वो सारी चीजें। ठीक है, और फिर प्रॉपर्टी राइट्स मिले। ठीक है, इकोनॉमी में मतलब क्या था, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक, अब देखते हैं हम, अब लिबरल आ रहे थे तो ये लोग क्या चाह रहे थे, पुरानी व्यवस्था खत्म हो। लिबरल क्या चाहेंगे, पुराना सिस्टम खत्म हो। लिबरल को हम लोग कई बार प्रो चेंजर बोलते हैं, जो व्यवस्था में चेंज चाहते हैं, सिस्टम में चेंज चाहते हैं। ठीक है, तो अब एक आदमी चाह रहा है चेंज हो, तो एक आदमी चाहेगा कि चेंज ना हो, है ना। क्यों, क्योंकि उसको पुराने सिस्टम से फायदा मिल रहा था। किसको मिल रहा था, राजा को मिल रहा था, नोबेल्टी को मिल रहा था, क्लर्जी को मिल रहा था। ठीक है, तो ये लोग जो चाहते हैं कि चेंज ना हो, यानी नो चेंजर्स, इनको कंजर्वेटिव बोला जाएगा। ये पुराने सिस्टम को कंजर्व रखना चाहते हैं। बात समझ में आई। तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे, अब देखते हैं हम यूरोप के अंदर, पहले कंजर्वेटिव दूसरे तरीके थे, लेकिन अब दूसरे तरीके के कंजर्वेटिव्स आ रहे थे। देखो 1815 में क्या होता है, जब नेपोलियन इतना ज्यादा बढ़ता जाता है ना, तो बाकी यूरोप के देशों को उससे खतरा होने लगता है। ऑस्ट्रिया हंगरी को, रशिया को, इंग्लैंड को, प्रशिया को, तो ये सारे लोग मिलकर के नेपोलिया को हरा देते हैं वाटरलू की लड़ाई में 1815 में। ठीक, अब नेपोलियन चला जाता है। ठीक, तो अब ये लोग क्या करते हैं, नेपोलियन ने जितने चेंजेस किए थे ना, उन चेंजेस को खत्म करते हैं। पहले तो उसने जितनी जगहों को जीता था उन जगहों को वापस ले लिया गया। दूसरी चीज क्या करी, फ्रांस के बॉर्डर पर दूसरे देश बना दिए गए और नए देश बना दिए गए, ताकि फ्रांस के जब इन देशों पर हमला करे, प्रशिया पर, रशिया पर, इंग्लैंड पर दोबारा, तो उनके बीच में दूसरे देश आ जाए, है ना। तो एक बफर बना दिया। तीसरी चीज क्या करी, तीसरी चीज ये करी कि नेपोलियन का बनाया हुआ जो कॉन्फेडरेशन था 39 उसको खत्म नहीं किया। क्यों नहीं खत्म किया, क्योंकि इन्होंने वही चीजें खत्म करी, नेपोलियन के वही चेंजेस खत्म किए जिससे इनका नुकसान था। जैसे फ्रांस के अंदर जो राजा नेपोलियन ने हटाया था बर्बन डायनेस्टी का, जिसको जनता ने मार दिया था, उस राजा को इन लोगों ने दोबारा बैठा दिया। ठीक है, तो यानी ये लोग पुरानी व्यवस्था तो चाह रहे थे, लेकिन नेपोलियन के किए हुए कुछ चेंजेस नहीं हटा रहे थे। क्यों, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि उन चेंजेस से अल्टीमेटली हमारा फायदा है, इससे मोनार्की स्ट्रांग होगी। वो चेंजेस कौन से थे, नंबर एक चेंज था कि भैया जब आपने इकोनॉमिक सिस्टम को आसान बनाया तो उससे ज्यादा टैक्स आने लगा राजा के पास ज्यादा टैक्स आने लगा, वो बड़ी आर्मी रखने लगा, बड़ी ब्यूरोक्रेसी रखने लगा और इससे वो मजबूत हुआ। तो ये लोग नए कंजर्वेटिव थे, जो चाहते तो थे कि पुरानी व्यवस्था रहे, लेकिन वो प्री रिवॉल्यूशन एरा में नहीं जाना चाहते थे। बात समझ में आ रही है, वो पुरानी व्यवस्था चाहते थे रहे, लेकिन एकदम पुरानी रहे ये नहीं चाहते थे। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर ली हैं। तो नेपोलियन को हराने के बाद 1815 में 1850 में वियना कांग्रेस हुई। उस वियना कांग्रेस में ये सारी चीजें जो मैंने तुमको बताई ये तय हुई। ठीक है, अच्छा
अब इस वियना कांग्रेस में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी और इसको होस्ट कर रहा था ड्यूक मेटरनिक, होस्ट कर रहा था, जो ऑस्ट्रियन चांसलर था। ऑस्ट्रियन चांसलर का मतलब, चांसलर मतलब होता है उस देश का सबसे बड़ा अधिकारी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बात समझ में आई? ठीक। तो ये लोग, ये जो कंजर्वेटिव थे, ये चाहते थे कि अब एक कंजर्वेटिव ऑर्डर आए, और जो लिबरल थे वो चाहते थे नहीं, सिस्टम चेंज हो। यानी ये लोग नेशन स्टेट, डेमोक्रेसी जैसी चीजें चाह रहे हैं, जबकि ये लोग पुरानी चीजें बरकरार रखना चाह रहे हैं। तो यानी अब लड़ाई किसके बीच में है? लिबरलिज्म के बीच में, लिबरल्स के बीच में और कंजर्वेटिव के बीच में। अब पूरी लड़ाई को तुमको ऐसे ही देखना पड़ेगा, कंजर्वेटिव पुराना सिस्टम और लिबरल्स नया सिस्टम। ठीक। अच्छा, अब ये जो रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल्स थे ये दो तरीके के थे। ठीक है, एक तो लिबरल्स का स्ट्रगल था। लिबरल्स का स्ट्रगल क्या था कि नेशनलिज्म आए, इक्वालिटी आए, लिबर्टी आए। ठीक है, और इसलिए हम देखते हैं कि लिबरल्स और डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई थी। लिबरल्स रिवॉल्यूशन के माध्यम से डेमोक्रेसी ला करके नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। ठीक। तो इसमें हम देखते हैं कुछ रिवॉल्यूशन हुए। जैसे सबसे पहले फ्रांस में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रांस में लोग भूखों मर रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, तो जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता ने विद्रोह किया और जो बर्बन डायनेस्टी का राजा, जिसको वियना कांग्रेस के बाद सत्ता पर बैठाया गया था, उसको उठा के फेंक दिया, वो भाग गया। और वहां पर उन्होंने, जनता ने एक नए राजा को बैठा दिया, एक नए राजा को बैठा दिया जिसका नाम भी लुई था, है ना। तो उसको राजा पर बैठा दिया। अब क्या हुआ? इसके तुरंत बाद ही, अब ये देख करके, अब इसके बाद इन्होंने फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। रिपब्लिक डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? जहां का हेड ऑफ स्टेट, यानी जहां का सबसे बड़ा ऑफिसर इलेक्ट किया जाता हो, इलेक्शन से आता हो, यानी डेमोक्रेसी की व्यवस्था इन्होंने डाल दी। फिर इन्होंने कहा कि लोगों के पास खाने को नहीं था, है ना, खाने को चीजें नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, चिंता मत करो, लोगों के पास खाने को भी होगा। हालांकि अभी उन बातों पर आएंगे, लेकिन पहले ये समझ लो, इनको देख करके बेल्जियम में भी अपराइजिंग हुई, बेल्जियम में भी लोगों ने विद्रोह किया, और बेल्जियम भी एक नया देश बना, किससे? नीदरलैंड से टूट करके। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, पूरी कहानी समझो। लिबरल्स ने रिवॉल्यूशन कर दिया है। इसके बाद में एक और बारी आती है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो यूरोप के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे ज्यादा लेकर के आती है, वो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस उस समय एक कंट्री हुआ करता था जो कि ऑटोमन इंपायर में आता था। ऑटोमन इंपायर का मतलब होता है उस्मानिया सल्तनत। ठीक है, और इस ऑटोमन इंपायर का जो राजा था वो कौन था? वो मुस्लिम था। बात समझ में आई? अच्छा, जो ग्रीक्स थे वो क्रिश्चियन थे, जो ग्रीस में लोग रहते थे वो क्रिश्चियन थे। तो उन लोगों के मन में यह फीलिंग डाली गई कि भैया, आप लोग क्रिश्चियंस हो और आप एक मुसलमान किंग के अंडर हो, एक मुसलमान ने आपके देश पर कब्जा कर रखा है, और ग्रीस जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है उसका गढ़ रहा है। ग्रीस को बोलते हैं क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का सिविलाइजेशन का पालना बोलते हैं, झूला बोलते हैं, कि सारे सिविलाइजेशन दुनिया के ग्रीस से निकले हैं। क्यों? क्योंकि वहां से बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े थिंकर्स निकले, है ना। तो ये कह करके ग्रीक को क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड बोल करके ग्रीक के लोगों ने सबसे पहले किसके खिलाफ? ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। और इस विद्रोह में ये लोग 1821 में ये विद्रोह करते हैं, 1821 में विद्रोह करते हैं, और फाइनली हम देखते हैं 11 साल चलने के बाद ये रिवॉल्यूशन, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है, किसके साथ में? ऑटोमन एम्पायर के साथ, 1832 में, और ग्रीस क्या बन जाता है? एक नेशन स्टेट बन जाता है। ठीक। अच्छा, इसमें हम लॉर्ड बायरन का जिक्र पाते हैं, जो ग्रीस के एक पोएट होते हैं, जो वॉर में भी जाते हैं, इसमें रिवॉल्यूशनरी वॉर में भी जाते हैं। 1824 में फाइनली उनकी डेथ होती है। ठीक है, तो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आया, जुलाई रिवॉल्यूशन आया, इसने देखो कहां कहां पर कहानी शुरू कर दी, है ना। और इसीलिए मेटरनिक कहता था कि जब फ्रांस छींकता भी है ना, तो दुनिया को बुखार चढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब कंजर्वेटिव इस बीच में क्या कर रहे थे? अपनी पावर को समेटने की कोशिश कर रहे थे, और लिबरल्स क्या कर रहे थे? रिवॉल्यूशन, पावर को छीनने की कोशिश कर रहे थे। ठीक। आगे देखते हैं कहानी क्या हुई। अब आती है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ये जो लोगों में लड़ाई हुई थी, इसके पीछे का कारण समझो क्या है। इस लड़ाई का कारण क्या था? ग्रीस के लोगों के मन में यह भाव डाला गया कि एक बाहर का व्यक्ति आकर के आपके ऊपर कब्जा कर रहा है, आपके क्रिश्चियन कंट्री पर कब्जा कर रखा है ना। यानी इमोशन का कंटेंट डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? इमोशनल कंटेंट डाला जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इमोशन से आप नेशनलिज्म की फीलिंग जगा सकते हो, ये बात तो साफ हो गई। अब इमोशन से कैसे जगाओगे? इसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? तुम लोग समझते हैं, अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, हमसे मेरा बॉयफ्रेंड रोमांटिक नहीं है। नहीं, वो नहीं होता है। रोमांटिक में तीन चीजें आती हैं। एक आता है इंट्यूशन, ठीक है, दूसरा आता है इमोशन, तीसरा आता है मिस्टिक। ठीक है, देखो इमोशन तो तुमको पता होगा, कोई भी गुस्सा, कोई भी प्यार, है ना, नफरत, ये सारे क्या चीजें हैं? इमोशन है। इंट्यूशन का क्या मतलब होता है? भाई तुम हॉस्टल में रहते हो, आज तुम्हारी तबीयत खराब हुई, तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ है, तुम आकर के बेड पे लेट गए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मम्मी का फोन आता है, अचानक से कहती है बेटा तबीयत ठीक है, कैसे हो?
उनको कैसे पता चल गया? यही इंट्यूशन होता है, ठीक है। मिस्टिसिज्म क्या होता है? तुम पापा के साथ अपने एक अंकल के यहां गए, पापा के दोस्त के यहां गए, वहां तुम उनके घर में खिलौनों से खेल रहे हो, दो चीजें तुमने तोड़ दी। अंकल जी कह रहा है कितना अच्छा बेटा है, बैठिए बैठिए और बैठिए। पापा कह रहे हैं नहीं नहीं चलते हैं। अंकल जी कह रहे हैं नहीं नहीं बैठिए बैठिए। पापा तुम्हारी तरफ देखते हैं और कहते हैं नहीं घर चल के पूजा भी तो करनी है। अंकल कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, उनको लगता है सच में पूजा करनी है। लेकिन तुम समझ गए, पापा समझ गए, दोनों लोग समझ गए कि पूजा करनी है मतलब प्रसाद मिलेगा, है ना, यानी पापा कूटेंगे आज, है ना। तो जो जिसने कहा और जिससे कहा गया, उन दोनों को बात पता चली, बाकी किसी को नहीं पता चली। तो इस समय के राजा क्या करते थे? लोगों की बोलने की ताकत को बंद रखते थे, है ना। प्रेस पर सेंसर लगा देते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर देते थे। तो इस समय के जो पोएट थे, राइटर्स थे ना, वो मिस्टिक भाषा में बात करते थे, इसी को बोलते हैं मिस्टिसिज्म, है ना। और ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बनती है? रोमांटिसिज्म। अब इस रोमांटिसिज्म को कैसे एक्सप्रेस किया जाता था? इस रोमांटिसिज्म से कौन सी फीलिंग डाली जाती थी? नेशनलिज्म की फीलिंग। अब नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डाली जाती थी? कैसे डाली जाती थी? पोइट्री के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, डांस के थ्रू, फोकलोर यानी लोकगीतों के थ्रू। लोकगीत मतलब कि जो रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। अब लोकगीत एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच भाषा उस समय रईसों की भाषा थी, जैसे आज इंग्लिश है, हर किसी को नहीं आती थी। गांव का आदमी कैसे समझेगा नेशनलिज्म की फीलिंग को? तो राइटर्स ने इन बातों को, नेशनलिज्म की बात को कैसे एक्सप्रेस करना शुरू किया? लोकगीतों में, उनकी अपनी भाषा में, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक। ये पूरा इसको एक बार देख लेना। अब यहां पर एक नाम मैं बता देता हूं, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर का नाम जर्मनी से है, जो जर्मन भाषा के जानकार थे। और इन्होंने दो चीजों को आगे बढ़ाया, दो कॉन्सेप्ट दिए उन्होंने। एक 10 वोक का कॉन्सेप्ट दिया, एक वोक जीस का कॉन्सेप्ट दिया। 10 वोक का मतलब क्या होता है? फोक पीपल, ठीक है। इन्होंने बोला कि नेशनलिज्म तब तक नहीं आएगा जब तक आप चीजों को रीजनल डायलेक्ट में नहीं लिखोगे, है ना। ये आपने कह दिया कि भैया इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, कॉमन स्ट्रगल, हमारे हीरोज, हमको क्रांति चाहिए, हम लोग इतना सताए गए, ये सब फ्रेंच भाषा में आपने बोला, लोगों को समझ ही नहीं आया। तो आपको लोगों की भाषा में बोलना पड़ेगा, है ना। यानी कि फोक मतलब होता है लोग, फोक का मतलब होता है लोग, और वोक जीस मतलब इसी से क्या आएगी? फोकिज्म की, नेशनलिज्म की ट्रू स्पिरिट इसी से पैदा होगी, ऐसा इनका मानना था। फिर आते हैं कैरोल कर्पिंस्की, जो कि पोलिश थे, है ना, पोलैंड के थे। इन्होंने भी दो कॉन्सेप्ट दिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मजूरका यानी कि पोलैंड का जो डांस था, और एक डांस था पोलेनाइज, इन दोनों डांस फॉर्म्स को पॉपुलर किया, ठीक है। इसके अलावा पोलैंड में लैंग्वेज का एक बड़ा रोल रहा, पोलिश लैंग्वेज का। ऐसा क्यों? देखो, पोलैंड क्या है ना, एक देश हुआ करता था। ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया और प्रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया, उसको तोड़ दिया, आपस में बांट लिया। पोलैंड एक देश ही नहीं रहा, एक देश के तौर पर वो एग्जिस्ट होना बंद हो गया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस डांस फॉर्म के थ्रू, इन दोनों डांस के थ्रू लोगों ने अपनी यादों को जिंदा रखा, अपने देश की यादों को जिंदा रखा, ठीक है। और लैंग्वेज ने एक बड़ा रोल प्ले किया। क्यों प्ले किया? कि जब पोलैंड पर रशिया ने कब्जा कर लिया ना, तो वहां के स्कूलों से पोलिश भाषा खत्म कर दी गई और रशियन थोप दी गई। पोलैंड के लोगों को बड़ा दुख हुआ इससे। लेकिन पोलैंड के जो चर्चेस थे, उस जगह के चर्चेस थे, वहां पर जो पादरी थे वो इंस्ट्रक्शन अभी भी पोलिश में देते थे। उन लोगों को कहां भेज दिया? उन लोगों को साइबेरिया भेज दिया गया, मरने के लिए छोड़ दिया। साइबेरिया रशिया का सबसे ऊपरी इलाका है, जहां पर पूरे साल बर्फ पड़ती रहती है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बहुत सारी सिचुएशंस आई यूरोप के अंदर, जैसे भुखमरी, गरीबी, है ना। क्यों? कॉलरा आता है 1816 में। कॉलरा के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, एक महामारी आती है यूरोप के अंदर, जैसे अभी कोविड-19 के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैंने बताया कि अब हाथ वाले कपड़े क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं, और मशीन से बने कपड़े सस्ते हो जाते हैं। इसलिए जो हाथ से बने कपड़े हैं उनको कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो जो हाथ से कपड़े बनाने वाले वर्कर्स हैं वो बेरोजगार हो गए। तो इन सारी वजहों की वजह से हम क्या देखते हैं कि 1830 का जो टाइम है, इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम है यूरोप में, ठीक है। यूरोप में क्या है? इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम है। 1848 तक यहां पर ऐसा पॉलिटिकल अपहीवल चलता है। हाँ, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये क्या है? ये इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम है। 1848 के आसपास हम देख रहे हैं कि पूरा पॉलिटिकल अपहेवल चलता है यहां पर, ठीक। लोग राजा से मांगने जाते हैं कि भैया हमको रोजगार दे दो, फ्रांस में, है ना। राजा नहीं मानता है, वही लुई जिसको जनता ने बैठाया हुआ था, और फिर उसको उठा करके फेंक देते हैं। फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। राजा को हटा देते हैं और कई सारी वर्कशॉप को सेटअप करते हैं, जिसमें यह बात होती है कि भैया
अब ये वर्कशॉप सबको इंप्लॉयमेंट भी देगी, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट मेल सफराज, यानी वहां पर इक्वल वोटिंग राइट, यानी अब देख रहे हो नेशनलिज्म की पूरी चीजें यहां पर धीरे धीरे आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम साइलेसिया में विद्रोह देखते हैं। साइलेसिया कहां है? इटली में। वहां पर विद्रोह कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ होता है, ठीक। अब इसका जो एडवांटेज है ये कौन ले रहा है? ये मिडिल क्लास लोग ले रहे हैं। ये सारे विद्रोह कौन पैदा कर रहे हैं? मिडिल क्लास लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास भुखमरी है, ठीक है। अब ये सारे मिडिल क्लास लोग कहां जाते हैं? जर्मनी में जाते हैं। जर्मनी में एक जगह है आज की जर्मनी में जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में ये लोग क्या करते हैं? एक पॉज पॉज अब देखो, अब एक जगह है साइलेसिया, है ना। साइलेसिया में क्या है? साइलेसिया में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने वर्कर्स से पैसे ले लिए हैं, एडवांस में पैसे ले लिए हैं, लेकिन उनको इन्होंने एडवांस में ऑर्डर दे दिए हैं, वर्कर्स ने कपड़े बना दिए हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें वहां पर क्या लाती है? हार्डशिप लेकर के आती हैं फ्रांस के अंदर। और इस वजह से हम देखते हैं कि वो लोग जाकर के राजा से ताकत छीनते हैं और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं, यानी फ्रांस क्या बन चुका है? एक नेशन स्टेट बन चुका है। दूसरी चीज है, अब देखो मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं। देखो ये अभी जो रिवॉल्यूशन है ना, ये मिडिल क्लास के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ये अमीर है, ये पढ़े लिखे हैं, इनके पास नॉलेज है, इसलिए समझ रहे हैं नेशनलिज्म क्या है, ठीक। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं? अब तुम देखोगे 1831 के आसपास जर्मन स्पीकिंग जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो लोग आपस में एक असेंबली बनाते हैं, ठीक है। एक नेशनल असेंबली बनाते हैं, जैसे फ्रांस में बन गई थी ना नेशनल असेंबली। ये अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। और ये नेशनल असेंबली कहां चली जाती है? ये फ्रैंकफर्ट एक शहर है आज के जर्मनी में, वहां चली जाती है। और वहां जाकर के ये लोग क्या कहते हैं? वहां जाकर के ये लोग एक संविधान बनाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, वहां पर इकट्ठा होते हैं, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। फिर ये लोग राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं देखो भैया इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बना दिया। राजा कहता है क्या लिखा है इसमें? वो कहते हैं इसमें लिखा है कि आज के बाद हम नेशनल असेंबली है, हम पार्लियामेंट है, हमारे पास सबसे ज्यादा ताकत होगी, सारे कानून हम बनाएंगे, जो नेशनल असेंबली में लोग आएंगे वो चुन के आएंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें संविधान में लिखी हैं। आप नेशनल असेंबली के नीचे आएंगे, यानी पार्लियामेंट के नीचे आएंगे और संविधान के भी नीचे आएंगे, तो आपको नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। राजा कहता है ऐसा है, बहुत तेज निकलो। ये कहते हैं नहीं नहीं, हम क्यों निकले, हम तो भैया नेशनल असेंबली है। अच्छा, अब इनको ये इतनी श्योरिटी क्यों थी? क्योंकि ये जो लोग थे ना, ये 831 लोग जो आए थे जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाया था, इसमें काफी गरीब गुरबे भी थे जो पॉपुलेशन में नंबर्स में ज्यादा थे। तो इनको लगा कि हम नंबर्स में ज्यादा है, राजा को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जब इन गरीब लोगों ने बोला था कि हमारी भी कुछ शर्तें कॉन्स्टिट्यूशन में रखो, तो ये नहीं माने थे। और इस वजह से राजा को यह बात समझ में आ गई थी। राजा ने तुरंत फौजें भेजी और इस नेशनल असेंबली को डिस्बैंड कर दिया गया, इस नेशनल असेंबली को तितर बितर कर दिया गया। तो इसका कोई नतीजा निकला नहीं। नेशन बनाने की जो कोशिश थी ये नाकाम रही। बात समझ में आई? बात समझ में आई, ठीक। अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो नेशनल असेंबली थी इसमें विमेंस की बात को भी नहीं सुना गया, उनको सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह रखा गया, उनको भी वोटिंग राइट नहीं दिए। तो समझ में आ रही है बात कि आप सिर्फ वोटिंग राइट चाह रहे हो, आप सिर्फ बराबरी चाह रहे हो खुद के लिए, पर दे किसी को नहीं रहो। लेकिन इससे एक चीज समझ में आ गई, इससे यह चीज समझ में आ गई कि जो मोनार्की थी ना, ये जो राजा थे, इनको समझ में आ गया कि अब लंबे समय तक जनता की डिमांड्स को दबा के नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, और इनको यह भी बात समझ में आ गई कि नेशन स्टेट बनने से तो हमारा भी फायदा है ना। अगर नेपोलियन की तरह हमारी आर्मी स्ट्रांग हो जाए तो क्या बुराई है। अगर हम इकोनॉमिकली चीजों को ओपन कर दे, इकोनॉमिक लिबर्टी दे दे लोगों को, तो उसमें क्या बुराई है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब जो राजा लोग हैं वो खुद नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक कौन बना रहा था? अभी तक लिबरल मिडिल क्लास बनाने की कोशिश कर रही थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास बनाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो तरीके के रिवॉल्ट्स इस समय फ्रांस में होंगे, एक गरीबों का रिवॉल्ट और एक मिडिल क्लास का रिवॉल्ट। गरीबों का रिवॉल्ट फ्रांस में हुआ था जिसका नतीजा हमने देखा। मिडिल क्लास का रिवॉल्ट जर्मन रीजन में हुआ था जिसको राजा ने दबा दिया था, ठीक है। दूसरे पार्ट्स की बात करें तो वहां पर भी हमको देखने को मिलता है, ठीक। अब इससे क्या होने लगा? इससे पूरे यूरोप में एक अनरेस्ट पैदा होने लगा, एक असंतोष पैदा होने लगा राजा के खिलाफ, ठीक है। तो अब क्या होने लगा? अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की पूरी चीजें हमने समझ ली कि भाई इसका सोशल बेसिस रिमूव हो गया था, इसलिए ट्रूप्स ने इसको डिसबैंड कर दिया, ठीक है। फिर ये पूरी कहानी हमने समझी, फ्रेडरिक विलियम्स को ताज ऑफर किया, फ्रेडरिक विलियम्स ने मना कर दिया, ठीक है। ये पूरी चीजें हमने देखी। इसके बाद क्या हुआ?
फिर जर्मनी एक नेशन स्टेट बना कैसे? जब जर्मनी में इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को या नेशनल असेंबली को डिसबैंड कर दिया था, तो नेशन बना कैसे? देखो, अब इनको ये समझ में आ गया था राजा को कि यार अब इनको हम लोगों को एक नेशन स्टेट दे ही दे, नहीं तो पीछे ही पड़ जाएंगे। तो जर्मनी का उस समय मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। उसके पास एक ऑटो भी था, एक वैन भी थी, है ना। तो उसने आर्मी की मदद ली और ब्यूरोक्रेसी की मदद ली और जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाया। कैसे? उनको इसके लिए क्या करना है? जर्मनी को एक देश बनाना है। कल को डिक्लेयर करना है कि जर्मनी एक देश है जिसके अंदर फला फला राजा रहेगा। तो बाकी लोग जो उन जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेजेस वाले रीजन पे रूल कर रहे हैं वो ऐसा क्यों मानेंगे? ठीक है, तो इस वजह से इनको 3 वॉर लड़ने पड़े 7 साल तक। ये वॉर ऑस्ट्रिया से लड़े, फ्रांस से लड़े, डेनमार्क से लड़े और फाइनली हम देखते हैं 1871 की जनवरी में 1871 की जर्मनी में प्रिंस कैसर विलियम जो थे वो जर्मनी के राजा बनते हैं। ठीक है, ठीक। इन्होंने क्या किया? वही रिफॉर्म्स जो नेपोलियन ने किए थे, वही सारे रिफॉर्म्स किए, है ना। लीगल सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम को रिफॉर्म किया। ऐसे ही इटली एक देश बना। इटली में क्या हुआ? देखो, इटली के लोगों की कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। देखो, इटालियन लैंग्वेज जो थी ना वो अलग अलग भाषाओं में बोली जाती थी, अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स में बोली जाती थी। जैसे हिंदी है ना, तो वो कई भाषा में बोली जाती है, अवधी में बोली जाती है, मैथिली में, अलग अलग डायलेक्ट्स में बोली जाती है, बुंदेलखंडी होती है ना, उस तरीके से। तो अब यहां के लोगों के अंदर एकता की फीलिंग तो थी नहीं। अच्छा, इनका जो मिनिस्टर था जिसने इटली को एक देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका नाम कावर था, ये खुद फ्रेंच बोलता था। ये ना तो रिवॉल्यूशनरी था, ठीक है, ना तो इसको डेमोक्रेसी लाने से कोई मतलब था, लेकिन इसको जनता से बचाना था अपने राजा को, है ना, कि जनता कल को विद्रोह कर दे, उससे अच्छा है कि इटली को एक नेशन स्टेट बना दो। और नेशन स्टेट के फायदे भी थे कि अपनी डिफाइंड ज्योग्राफिकल टेरिटरी हो जाती, वहां पर अपना जैसे रहते, है ना। तो अच्छा, इसके पहले एक रिवॉल्यूशनरी रहे जिनका नाम था जुसेप मज़ीनी। जुसेप मज़ीनी ने क्या किया? इन्होंने 2 बार कोशिश करी, 1831 में, 1848 में, ठीक है। लिबरल मिडिल क्लास को लेकर के, गरीब लोगों को लेकर के विद्रोह किया इटली को एक देश बनाने के लिए, पर यह विद्रोह इनका सफल हुआ नहीं, ठीक है। तो अब इटली को एक देश बनाने की जिम्मेदारी किस पर आ गई? सार्डिनिया पीडमोंट में जो इटालियन प्रिंसली स्टेट था उस पर आ गई। उस पर क्यों आ गई? क्योंकि देखो, इटली उस समय 7 पार्ट्स में बटा हुआ था। नॉर्थ में हैब्सबर्ग थे, यहां पर सार्डिनिया पीडमोंट में इटालियन प्रिंसली हाउस था, सेंटर में पोप थे, साउथ में बर्बन्स थे, है ना। तो इस तरीके के लोग थे। अब इसमें से एक ही ऐसा राजवंश था, एक ही डायनेस्टी थी जो इटालियन बोलती थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सार्डिनिया पीडमोंट, ठीक। तो इस वजह से इन्होंने इटली का यूनिफिकेशन करने की जिम्मेदारी उठाई। इन्होंने अलायंस बनाया फ्रांस के साथ। इस अलायंस को बनाने में किसने मदद करी? इनके मिनिस्टर जिसका नाम था कावर, उसने मदद करी। और फाइनली हम देखते हैं ऑस्ट्रिया को हरा करके 1859 में यह क्या बन गया? एक देश बन गया। लेकिन अभी भी 2 सिसिलीज का जो इलाका था वो इनके पास नहीं आया था। फाइनली हम देखते हैं 1860 में आकर के 2 सिसिलीज का इलाका भी इनके पास में आ जाता है। वहां पर ये पहुंचते हैं तो वहां पर जो गरीब लोग थे, ठीक है, वहां पर जो गरीब लोग थे उनको लेकर के वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था गैरीबाल्डी। उन गरीब किसानों के साथ मिलकर के ये आजादी पाते हैं 2 सिसिलीज वाली जगह पर। और फाइनली 1861 में विक्टर एमेनुएल इनका राजा बन जाता है, ठीक। ब्रिटेन के केस में क्या हुआ? ब्रिटेन में ये चीजें धीरे धीरे हुई, कोई सडन क्रांति नहीं हुई, है ना। एक लंबा प्रोसेस था। कोई इंग्लिश नेशन नहीं होता था 18वीं शताब्दी से पहले, 18 सेंचुरी के पहले, ठीक। ब्रिटेन का जो इंग्लिश आइल था, आइल मतलब जो आइलैंड स्टेट्स थे, वो 4 अलग अलग एथनिसिटी में बटे हुए थे। एक आयरिश बोलने वाले लोग थे, वेल्श थे, स्कॉटिश थे और इंग्लिश थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट राजा से पावर छीन लेती है। और इंग्लिश पार्लियामेंट में और इंग्लिश कंट्री में, यानी जिसको इंग्लैंड बोलते हो, उस कंट्री में ज्यादातर लोग क्या होते हैं? इससे क्या बना? इंग्लैंड बना, ठीक है। यहां पर ज्यादातर जो लोग होते हैं वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को मानने वाले होते हैं, ठीक। तो ये लोग पावर में आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। अब ये लोग बाकी की जगहों पर, बाकी की जगह कैथोलिक क्रिश्चियन ज्यादा रहते हैं। तो ये लोग चूंकि पावर में हैं, तो ये कैथोलिक्स पर बहुत अत्याचार करेंगे, उनकी लैंग्वेज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, उनको उनके घर से भगा देंगे, है ना। ये करते करते क्या होता है? फाइनली स्कॉटलैंड और इंग्लिश के बीच में एक समझौता होता है 1707 में, और यह समझौता जन्म देता है यूके को, यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसका मतलब है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है। अब एक नया, इसके साथ ही एक नया ब्रिटिश नेशन बन जाता है। लेकिन जब यह ब्रिटिश नेशन बनता है ना, तो जो लोकल लोग होते हैं उनके साथ बड़ा बुरा होता है, ठीक है। यहां पर कैथोलिक्स को रिप्रेस किया जाता है, उन पर अत्याचार होते हैं, ठीक है। उनको उनकी भाषा नहीं बोलने दी जाती, उनको उनके घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। आयरिश के साथ क्या होता है? वो भी वहां पर भी सेम चीजें अपनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वहां पर एक वोल्फ टोन नाम के क्रांतिकारी होते हैं जो इंग्लिश सरकार की इस कोशिश से रिवॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं और आयरलैंड को स्वतंत्र रहने की कोशिश करते हैं, पर यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाती और फाइनली आयरलैंड भी
ब्रिटिश का पार्ट बन जाता है, इंग्लैंड का पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब नेशन का मतलब क्या है? नेशन का मतलब क्या होता है? नेशन का, इसको तुम्हें दिखाया गया है, इसको विजुअलाइज करने की बात हो रही है, नेशन को विजुअलाइज करने की बात हो रही है, यानी किसी भाव को एक रूप में देखने की, पर्सोनिफाई करने की बात हो रही है ना? किसी भाव को, जैसे मैंने बताया ब्यूटी पर्सोनिफिकेशन वाला एग्जांपल दिया ना, तो नेशन को पर्सोनिफाई कैसे किया जाता है? भारत में भारत माता दिखाई जाती है तुमको, उसके लिए बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब वही है। ठीक, तो धीरे धीरे क्या किया जाने लगा? नेशन को पर्सोनिफाई किया जाने लगा लोगों के अंदर उस फीलिंग को मेंटेन रखने के लिए, फ्रेटर्निटी की फीलिंग को मेंटेन रखने के लिए, और इसमें अक्सर फीमेल फिगर्स का सहारा लिया जाता था। इसको बोलते थे एलिगरी ऑफ नेशन। एलिगरी का मतलब होता है जब किसी भी भाव को, किसी भी इमोशन को किसी आर्ट के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाए, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो पेंटिंग हो, किसी भी आर्ट के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है, तो फ्रेंच में जो एलिगरी बनी उसको बोला गया क्रिश्चियन मैरियन बनी। ठीक है, ये एक क्रिश्चियन थी, एक लेडी का फिगर बनाया गया, जैसे हम भारत में भारत माता बोलते हैं। जर्मनी में जर्मीनिया बनी, यहां पर भी क्रिश्चियन मैरियन लिखा है, ये गलत है, जर्मनी में बनी जर्मीनिया। ठीक है, जर्मीनिया बनी। ठीक है, और नेशन का मतलब क्या है? नेशन का मतलब यह है कि अब ये देश नेशन बन गए, यानी यहां पर लिबर्टी आ गई, जस्टिस और रिपब्लिक जैसी जिन चीजों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो चीजें आ गई। ठीक है, अब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म को हम जरा क्लोजली समझ लेते हैं। पहले ये समझो, ये जर्मीनिया की फोटो है ना? ये जर्मीनिया यानी जर्मन देश, जर्मन नेशन का पर्सोनिफाइड रूप है। इसके बाद हम अंतिम चीज देखते हैं और इसके बाद ये चैप्टर खत्म करते हैं। क्या है अंतिम चीज? नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म को कंपेयर किया गया है। इंपीरियलिज्म मतलब वो सोच जो ये कहती है कि हमको अपना इंपायर बनाना है, खुद को एक्सपेंड करना है, दूसरी जगहों को भी जीतना है। ठीक है, नेशन जो होता है, एक ट्रू नेशन जो होता है ना, वो दूसरों को भी, क्योंकि वो इन आइडियाज में बिलीव करता है, लिबर्टी, सॉवरेनिटी, जस्टिस, तो वो दूसरे को भी नेशन बने रहने देना चाहता है, वो कभी किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता। पर ये सब ट्रू नेशन थोड़े थे, इन्होंने खूब जगह पर अपनी कॉलोनी बनाई। ब्रिटेन ने सारे नेशनलिज्म के आइडिया अपनी कंट्री में लागू किए, लेकिन इंडिया को खूब लूटा खसोटा। ठीक, इसी तरीके से फ्रांस ने अपनी कंट्री में तो नेशनलिज्म लाया, लेकिन अफ्रीका को खूब लूटा खसोटा, है ना? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने इन आइडियोलॉजी को मैनिपुलेट किया अपने एम्स को मीट करने के लिए, अपने उद्देश्यों को। वो उद्देश्य क्या थे? ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, दुनिया में कॉलोनीज बनाना। ठीक है, अब इसमें से हम देखते हैं कि 1871 के आसपास बाल्कन क्राइसिस हमको दिखाई पड़ता है। बाल्कन क्राइसिस में ये सारी कुछ बाल्कन कंट्रीज थी, है ना? ये कुछ बाल्कन कंट्रीज थी और इनका मकसद क्या था? बाल्कन रीजन को कंट्रोल करना। तो इस वजह से ये कंट्रीज आपस में उधेड़-बुन में रहती थी, एक दूसरे से परेशान रहती थी। ठीक, और कई बार अब इधर दूसरी तरफ क्या थे? दूसरी तरफ यूरोप के कुछ देश थे जो नेशन बन चुके थे और काफी पावरफुल थे। ठीक है, जिसमें इंग्लैंड हो गया, रशिया हो गया, ये सारे देश थे। तो ये सारे देश मिलकर के जब तब इनको सपोर्ट करते थे, और इस वजह से हम देखते हैं कि लगातार एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होती रही यूरोप के अंदर, जो फाइनली जाती है वर्ल्ड वार के रूप में परिणत होती है, और उससे पूरी दुनिया को कितना नुकसान होता है ये हम सबको पता है ना? तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई हैं। ठीक, तो अब कहानी क्या है इन देशों में? लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? ये जो सरकारें रही ना, ये जो गवर्नमेंट रही, ये वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? क्योंकि ये गवर्नमेंट अपने अपने नेशनलिज्म को इतना स्ट्रांग बताने लगी, दूसरे के नेशनलिज्म से ज्यादा स्ट्रांग बनाने लगी। जैसे जर्मनी ने बोला कि हमारी जर्मन आइडेंटिटी ज्यादा स्ट्रांग है, पोलैंड ने बोला हमारी पोलिश आइडेंटिटी ज्यादा स्ट्रांग है, और इस वजह से ये सब सामने आए। और फाइनली क्या होता है? ये अलग अलग नेशनलिस्ट ग्रुप बने जो एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेंट थे, और फिर राइवलरी हुई और वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें काफी लोग मारे गए। हालांकि नेशनलिज्म जो फ्रांस से निकला वो धीरे धीरे इंडिया भी पहुंचा, बाकी जगह भी पहुंचा जहां यूरोप के देशों की कॉलोनी थी, और वहां पर उसने उन देशों को आजाद कराने में, नेशन स्टेट बनाने में एक भूमिका निभाई। तो नेशनलिज्म का एक रूप जो बाकी देशों को आजाद कराता है उनकी कॉलोनी से, और दूसरा रूप ऐसा है जो बहुत ज्यादा नेशनलिज्म जो होता है, जब अति राष्ट्रवाद होता है तो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आती है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में हमने इतनी बातें पढ़ी जो पर्याप्त रहेंगी, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।